नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर सीधे सिंगापुर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सिंगापुर की यात्रा खत्म की है और जिस अंदाज में उन्होंने अप्रवासी भारतीयों को संबोधित किया, उनका मन मोह लिया और कई बातों को उन्होंने स्पष्ट तौर पर सामने रखा। इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। आपके सामने ये भी बताएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अनेकता में एकता हिंदुस्तान की खूबी और खासियत है। उनके इसी बयान से हम जरा आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारत में असहनशीलता का मुद्दा किस कदर लगातार छाता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, इसी पर आज हम बहस करने जा रहे हैं। आमिर खान, फिल्म अभिनेता आमिर खान ने सीधे तौर पर कहा कि उनके परिवार को डर लगता है हिंदुस्तान में रहने में। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी ने कई बार यह सवाल पूछा कि पिछले 8-9 महीने में कि क्या उनके बच्चे हिंदुस्तान में सुरक्षित रह सकते हैं। क्या ऐसा नहीं करना चाहिए कि पति पत्नी और बच्चे समेत आमिर खान को विदेश में रहना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि देश का माहौल खराब हो रहा है। आमिर खान का यह कहना था कि ऐसा लगा जैसे कि असहनशीलता के मुद्दे पर एक बार फिर से बयानबाजी का एक नया दौर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने आमिर खान को नसीहत भी दी, समझाने की कोशिश भी की और कुछ लोगों ने तो आमिर खान को एक अलग अंदाज में ही पेश कर दिया। जाहिर सी बात है, असहनशीलता का यह मुद्दा जो बिहार चुनाव के दौरान काफी चरम पर था, एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार आश्वस्त कर रहे हैं न सिर्फ देश की जनता को बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत को भी कि भारत अनेकता में एकता की मिसाल है। इसके बावजूद हिंदुस्तान में असहनशीलता का यह मुद्दा क्यों इतना हावी है? आज करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। असहनशीलता वो शब्द जो देश में बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है और आमिर खान के बयान के बाद इस बहस को एक नई हवा मिल गई है। आमिर खान ने सबके सामने कहा कि खुद उनके परिवार को डर लगता है और देश के सामाजिक ढांचे को नुकसान पहुंच रहा है। किरण and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. लाखों लोगों के सुपरस्टार को डर लग रहा है। आमिर खान ने अपने जज्बात जाहिर किए, लेकिन साथ ही बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर जब देश के प्रधानमंत्री कई मंचों पर कह चुके हैं कि हिंदुस्तान की ताकत ही सहिष्णुता है, तो आखिर क्यों इस देश के असहनशीलता का जिन बाहर नहीं जा रहा? भारत ये बुद्ध की धरती है, भारत ये गांधी की धरती है और इसलिए हमारे संस्कारों में एक बात हमारी रगों में है कि समाज के मूलभूत मूल्यों के खिलाफ किसी भी बात को भारत स्वीकार नहीं करता है। It is a nation where every citizen belongs, where everyone has equal rights, that the Constitution guarantees, the courts protects, and the government defends. क्या वाकई देश के हालात ऐसे हैं कि आमिर खान और शाहरुख खान जैसे सितारों को असहनशीलता के मुद्दे पर बयान देने पड़ रहे हैं? क्या वाकई देश में एक वर्ग डरा और सहमा है, या फिर ये उस हवाई माहौल का नतीजा है जो सियासी पार्टियों की आपसी रंजिश और खींचतान की वजह से बन गया है? इस सवाल पर बहस जरूरी है। इस बीच आमिर खान के बयान पर प्रतिक्रियाओं का आना लगातार जारी है। अभिनेता अनुपम खेर ने ट्विटर के जरिए सीधे आमिर खान से सवाल पूछ डाले। अनुपम खेर ने ट्विटर पर लिखा, आमिर खान, क्या आपने अपनी पत्नी किरण राव से पूछा कि वो किस देश जाना पसंद करेंगी? क्या आपने अपनी पत्नी को बताया कि इसी देश ने आपको आमिर खान सुपरस्टार बनाया है? वहीं बीजेपी ने आमिर खान के इस बयान पर तंज कसे हैं। इस देश को छोड़कर कहां जाइएगा? भारत के अलावा जहां जाइएगा इंटॉलरेंस पाइएगा। मगर ये दिल है कि मानता नहीं। उनकी बातों को हम शायद मान नहीं पा रहे हैं कि हिंदुस्तान टॉलरेंट नहीं है। असहिष्णुता के नाम पर कुछ लोग जो दुष्प्रचार अभियान चला रहे थे, कुछ महारथी, उन महारथियों से प्रभावित होकर के उनका बयान होगा। हालांकि एक वर्ग आमिर खान और उनके बयान के साथ खड़ा है। इतना बड़ा इंसान, एक इतना बड़ा सेलिब्रिटी, एक इतना बड़ा स्टार, अगर कहीं ना कहीं उसकी बीवी ये सोचने पर मजबूर होती है तो यकीनन कहीं ना कहीं तो कुछ
गड़बड़ है। बयानबाजियां हैं, बहस है, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल भी है। सवाल ये कि क्या ये हालात हकीकत है या फिर कोई ताकत या कुछ लोग बेवजह डर पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। आपने देखा किस तरीके से आज दरअसल हिंदुस्तान में एक अलग सोच विकसित हो रही है। क्या वाकई में हम असहनशील हो चुके हैं? असहिष्णुता का यह मुद्दा क्यों नहीं अपने आप खत्म होता दिखाई दे रहा है? आइए चर्चा शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल जी हमारे साथ हैं और बॉलीवुड से अभिनेता मुकेश खन्ना जी हमारे साथ हैं। आप सबों का बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ जी, मैं आपसे सीधे जानना चाहता हूं, आप एक बहुत ही सधे हुए नेता हैं, जरा ये बताइए, प्रधानमंत्री बार बार ये अपील कर रहे हैं, हर मंच से अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदुस्तान अनेकता में एकता की एक बेमिसाल दुनिया के सामने एक ऐसा जीता जागता देश है जो अनेकता में एकता को सिद्ध करता है। इसके बावजूद बॉलीवुड से कई आवाजें उठती हैं, पहले शाहरुख खान और उसके बाद अब आमिर खान। क्या ये तमाम लोग हिंदुस्तान को पसंद नहीं करते? क्या ये तमाम लोग हिंदुस्तान प्रेमी नहीं है? क्या ये तमाम लोग ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए? देखिए, ये इस प्रकार की कोई टिप्पणी करे या सोच भी रखे आमिर खान के लिए या शाहरुख खान या सलमान खान या किसी भी, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होएगा। मेरा और पार्टी का मानना है ऐसा हम लोग तो नहीं सोचते, कोई दूसरे सोचते हो या इंडिविजुअल्स कोई सोचते हो तो एक अलग विषय हो सकता है, मगर इन लोगों का कंट्रीब्यूशन पूरे देश के लिए, पूरे फिल्म जगत के लिए, भारत का नाम रोशन करने के पर विश्व भर में, ये सब लोगों की कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका रही है, तो इस पे कोई दो राय नहीं हो सकती। हाँ, विषय कुछ और है जिसके ऊपर ये इतनी बड़ी बहस हुई है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करें तो जरूर मैं कुछ अपनी टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा और प्रश्न भी पूछना चाहूंगा आमिर खान साहब से कि क्या हो गया कि आपको इतनी घबराहट हो गई, आपके परिवार को हो गई, क्योंकि आपने ही 11 नवंबर को एक वॉक द टॉक के शो में कहा था और उसमें आपने कहा था कि इस देश भारत बदल रहा है, भारत में पॉजिटिव बदलाव आ रहा है और इसी के कारण पीके, सत्यमेव जयते जैसी फिल्में और सोच सफल हुई है। आपने तो तभी 11 नवंबर को कहा था। 10 दिन में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया जो कि आपको इस प्रकार का बयान देना पड़ा या आपके घर पे आपकी धर्मपत्नी को लगा कि इस देश में आप सुरक्षित नहीं है? मुझे नहीं लगता। हो सकता है एक प्रोपेगेंडा जरूर चल रहा है, हवा बनाई जा रही है, वातावरण बनाया जा रहा है, एक बिहार चुनाव में किया गया था। आप क्या कहना चाहते हैं? 2 दिन बाद दो दिन बाद पार्लियामेंट चलने वाला है, तो पार्लियामेंट ना चले किसी वजह से, किसी प्रेशर में आकर ये काम कर रहा है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं नहीं कह सकता कि ये सही है गलत है, मगर बिहार चुनाव में एक माहौल बनाया था, उसका लाभ मिला। अब एक पार्लियामेंट चलने वाली है, अब विपक्ष को पार्लियामेंट ना चलने का एक कारण ढूंढना है। अब मैं नहीं कह सकता ये क्यों हुआ है, मगर उसके साथ ये जोड़ना जरूर चाहूंगा मैं। नहीं, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि आखिरकार ऐसा 10 दिन में क्या हुआ कि आमिर खान के परिवार को हिंदुस्तान छोड़ने की बात समझ में आ रही है। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी मानती है कि आमिर खान कांग्रेस की साजिश का एक हिस्सा है? क्या आप ये मानते हैं कि आमिर खान दरअसल मौजूदा सरकार के मुंह पर कालिक पोतने का काम कर रहे हैं? क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं कुछ प्रश्न जरूर उठा रहा हूं, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, मगर मैं आमिर खान साहब के विवेक पे छोड़ूंगा कि राजनीति का कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप सहयोग ना करें। पार्लियामेंट चलना चाहिए, पार्लियामेंट का ये मुद्दा बनाएंगे। देश के विकास को कांग्रेस हमेशा रोकना चाहती रही है। आप इसे एक अलग रंग देना चाहते हैं, लेकिन ये मुद्दा दरअसल आमिर खान के नजरिए से अगर देखें तो सिर्फ असहनशीलता का है। मैं क्षमा चाहता हूं सिद्धार्थ जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं जी। बिल्कुल, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन मुकेश जी, हम आपको यहां चर्चा में शामिल कर ये जानना चाहते हैं, क्या ये आप मानते हैं कि आमिर खान राजनीति का हिस्सा हो सकते हैं? क्या आपको लगता है कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति कर सकते हैं? इनक्रेडिबल इंडिया का प्रचार करने वाला व्यक्ति आज इनटॉलरेंट इंडिया की बात कर रहा है। देखिए, क्या है कि आप अगर नजर घुमाएं तो जब हमारी राजनीति सिर्फ
सिर्फ अपोजिशन की राजनीति हो गई है। नए नए शब्द ढूंढे जाते हैं जो हर महीने, हर 2-6 महीने में चेंज होता है। अब एक नया वर्ड मिल गया है, असहनशीलता, इंटॉलरेंस। ये एक नहीं, सडनली सब लोग खड़े होकर बोलने शुरू कर रहे हैं एज इफ हमारे देश में कुछ ऐसी बात हो रही है जो पहले कभी नहीं हुई है। आमिर खान जी की बात को अगर मैं कहूं, पिछले प्रोग्राम में एक मौलाना जी ने कहा था कि भाई अगर ये बात आमिर की पत्नी ने कही है, किरण राव ने कही है और आमिर खान की नहीं है, तो आप आमिर खान का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप उनकी पत्नी का विरोध क्यों नहीं करते? मैं जवाब देना चाहता हूं, मैं वहां जवाब नहीं दे पाया था, मैं जवाब देना चाहता हूं कि अगर उनकी पत्नी का ये बयान है तो उसकी पत्नी के बयान पे ये कहते हैं कि इट वाज अ वेरी डिजास्टरस एंड वेरी दिस स्टेटमेंट फ्रॉम हर। पर क्या उनको ये नहीं पता था कि ये घर का मामला है? इसको अगर मैं अपने मुंह से बोलूंगा, सच अ बिग सेलिब्रिटी, आई हैव गॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम आई सेइंग समथिंग, उसको उनको सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए था, उनको ये कहना चाहिए था कि मैंने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की कि ऐसा हमारे देश में मुकेश जी, आप भी मानते हैं कि आमिर खान साजिश कर रहे हैं? इसका मतलब है इसका मतलब है कि आमिर खान भी ये सोच रहे हैं कि देश में इंटॉलरेंस है, जो बहुत गलत सोच रहे हैं। इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा अभिनेता आज इतना बड़ा अभिनेता बना है बिकॉज ऑफ आवर कंट्री। मैं बता दूं, पूरे विश्व भर में मुसलमान हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सुखी है। आप पूरे वर्ल्ड को छान मारिए, जितना सुखी मुसलमान हिंदुस्तान में है वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। आपको ऐसा प्रधानमंत्री मिल रहा है जो पूरे वर्ल्ड को कह रहा है कि हमारा जो देश है। मौलाना अंसार रजा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शेरगिल साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मौलाना अंसार रजा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आमिर खान की ये टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी और मुकेश जी को कांग्रेस की साजिश के बू के तौर पर दिखाई दे रही है या देश को बदनाम करने की साजिश दिखाई दे रही है? क्या आपका भी यही मानना है? ऐसा लगता है कि उनसे हम फिलहाल बात नहीं कर पा रहे, उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हमसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। शेरगिल साहब, तो क्या कांग्रेस ने अब आमिर खान को अपना स्पोक्स पर्सन बना लिया है, अगर हम सिद्धार्थ नाथ जी की बातों को समझें या फिर मुकेश जी की बातों को समझें? मैं जानता नहीं कि हमारा कौन कौन स्पोक्स पर्सन है। नारायण मूर्ति जी भी हमारे स्पोक्स पर्सन है, किरण मजूमदार शाह भी हमारी स्पोक्स पर्सन है। वो हर साहित्यकार, वो हर वैज्ञानिक, वो हर नेता अभिनेता जो एक चिंता जाहिर कर रहा है, वो सब कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है। उस पर मैं आऊंगा, उससे पहले दो बातें कहूं। देखिए, मैं आमिर खान जी के बयान से कुछ हद तक सहमत हूं और कुछ हद तक सहमत नहीं भी हूं। सहमत इस बात पे नहीं हूं जब उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी ने कहा हमें देश छोड़ के चला जाना चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये देश हमारा है, अच्छा है, बुरा है, जो कमियां हैं, अच्छाइयां हैं, हमें यहीं रह के सुधारनी है, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, जब तक उन्होंने धार्मिक असहनशीलता के बारे टिप्पणी कही, असहिष्णुता के बारे टिप्पणी की, उस पे हमें सोचना चाहिए आज सरकार का रवैया इस सारी बयानबाजी को लेकर क्या है। आज एक ट्रेंड बन गया है कि अगर आप चिंता जाहिर करेंगे, सरकार पे उंगली उठाएंगे तो आप देशद्रोही, पर आप सांप्रदायिकता का जहर फैलाएंगे तो आपकी ताजपोशी। आज हर बीजेपी प्रवक्ता पूरे जोशो फिरोज से आमिर खान की निंदा करने पे लगा है, वो उनकी है, पर जब महेश शर्मा, संगीत सोम, असम के गवर्नर बोलते हैं तो बीजेपी हेडक्वार्टर में मौन व्रत छाया जाता है। तीसरा, आज हम एक मैच्योर डेमोक्रेसी में, आपको याद दिलाना चाहूंगा, राहुल गांधी ने आज कहा कि सरकार को दमन का रास्ता छोड़ना चाहिए। राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं? क्या वाकई में आज देश में दमन का माहौल है? क्या आप कांग्रेस ये मान रही है कि आज देश में वाकई में फासिस्ट रूल चल रहा है? 100% चल रहा है और उसको एड्रेस करना चाहिए। कुछ आंकड़े मेरे को 31 मई तक कुछ आंकड़े आए थे जहां कहा गया था 24% बढ़ोतरी हुई है जो कम्युनल वायलेंस इंसिडेंट से रिलेटेड डेथ है। 65% इंक्रीज हुआ है इंसिडेंट्स में। तो है, अगर देखिए आज एक मैच्योर डेमोक्रेसी में अगर मैं कोई चिंता जाहिर करूं, आप आंकड़ों को दो तरीके से देख रहे हैं, 2013 के पूरे आंकड़ों को देखें और 15 के आंकड़ों को, 14 को देखें तो फर्क दिखाई देता है। मैं रामकृपाल जी आपको यहाँ शामिल करें। बात पूरी नहीं, मेरी एक छोटी सी बात कहूंगा सिद्धार्थ जी, बस 30 सेकंड बात कहूंगा, उसके बाद आप कह लीजिए। 30 सेकंड बात कहूंगा, उसके बाद आप कह लीजिए। सिद्धार्थ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई चिंता जाहिर कर रहा है तो आपकी जिम्मेवारी बनती है उसको सुने, दुत्कारें, नजरअंदाज और दरकिनारे ना करें। जितना
आप एक संदेश वाहक को गोली चलिए, मार रहे हैं। आपने अपनी बात यहाँ पर सामने रखी, मैं जरा रामकृपाल जी को यहाँ सामने रखना पाऊंगा। बात यहाँ पर सामने रखी, मैं जरा रामकृपाल जी को यहाँ सामने रखना पाऊंगा। रामकृपाल जी, क्या आज वाकई में असहनशीलता के मुद्दे पर देश में माहौल बनाने में हर कोई शामिल है, चाहे वो शाहरुख खान हो या आमिर खान हो या किरण मजूमदार शाह हो, नारायण मूर्ति हो, तमाम लोग क्या आज कांग्रेस के प्रवक्ता बन गए हैं? अजय जी, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि आमिर जी ने जो कहा मैं उससे असहमत हूं, लेकिन लोकतंत्र का एक सिद्धांत है कि मैं तुम्हारी बात से असहमत हूं, तुम्हारे विचार से असहमत हूं, लेकिन ये वादा करता हूं कि तुम्हारी अभिव्यक्ति आजादी के लिए मरते दम तक लड़ता रहूंगा। असहमत होने के बावजूद जिस तरह उनके बयान पर, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस के एक आम सदस्य का भी अधिकार इस देश के आम नागरिक को नहीं है? अगर कोई कांग्रेसी प्रवक्ता कहता, कांग्रेसी सदस्य कहता, तो उसका अधिकार है, लेकिन एक आम आदमी अगर अपने विचार व्यक्त करता है तो सत्ता को सुनने और सहने की आदत डालनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि मैं सहमत नहीं हूं उनकी बयान से, लेकिन जो आरोप लग रहा है, जिस तरह से बीजेपी के बड़े नेता तो चलिए मान लीजिए शालीन बयान दे रहे हैं, लेकिन आज आमिर के घर पे एक हिंदू संगठन ने जाकर प्रदर्शन किया है। इस बात से पुष्टि होती है, जो अवधारणा जो होती है वो सच्चाई से ज्यादा खतरनाक होती है। जय जी, मैं मानता हूं कि ऐसा कुछ नहीं इस देश में जिसमें इतना हंगामा मचा है, लेकिन अगर जिन पर जिम्मेदारी आती है, अगर वे लोग इस तरह का रवैया अख्तियार करेंगे, वो कांग्रेस के लेवल पर जाएंगे। देखिए, कांग्रेस के पास अब सत्ता में नहीं है, वो तो किसी भी चीज को तिल का तार बनाएगी, फासिस्ट समाज हो गया, फलाना हो गया, राहुल जी कहेंगे। सवाल इस बात का है क्या फर्क रह गया है कांग्रेस और बीजेपी में? बीजेपी को सुनने और सहने की आदत डालनी पड़ेगी, वो सत्ता में है। बहुत बड़ी टिप्पणी आपने यहाँ पर की है रामकृपाल जी। मैं आपकी इसी टिप्पणी पर सिद्धार्थनाथ जी का जवाब चाहूंगा। सिद्धार्थनाथ जी, ये सहनशीलता कहाँ है? कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ट्वीट में कहा है कि जो लोग काला धन बचाना चाहते हैं वो देश छोड़कर भागने की बात कर रहे हैं और आमिर खान उनमें से एक है। जरा बताइए, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं, इस तरह की ओछी बातों को करना क्या वाकई में एक महासचिव को शोभा देता है? अजय जी, ये आप इतने बड़े एंकर हैं, आप सिंगापुर में बैठे हैं, इसलिए शायद आपने नहीं देखा हो, उनकी ट्वीट में ये नहीं लिखा है कि आमिर खान को भागना चाहिए, या आमिर खान का नाम भी लिया है। उन्होंने ऐसा ट्वीट आमिर खान के विषय पे नहीं दिया है। कृपा करके अपने रिसर्च वालों से कहिए कि वो ट्वीट आपको दिखाएं, मैं उसके बाद आप इस पर टिप्पणी करूंगा कि सही है या गलत है। मैं आपको उनका ट्वीट बता रहा हूं। वो तमाम लोग आज देश छोड़कर भागने की बात कर रहे हैं जिन्होंने काला धन विदेशों में छिपा रखा है, और इसका संदर्भ बहुत साफ है। कैलाश विजयवर्गीय ने ही शाहरुख खान को कहा था कि उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। उन्होंने शाहरुख खान पे जो कहा था उसका उन्होंने स्पष्टीकरण दे चुके हैं। आमिर खान के विषय में आमिर खान का नाम या उनके ऊपर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं करी है। चलिए, नाम ना लेना और ऑब्लिकली रेफरेंस देना राजनीति में क्या होता है हम जानते हैं। हाँ, जो रामकृपाल जी ने कहा उस पर मैं आ जाता हूं। अभी जो बात रामकृपाल जी ने उठाई है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोग सब जानते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को आज इस पूरे मामले पर, जी आइए उनका जवाब दीजिए। जी, रामकृपाल जी ने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति या कोई उनके भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन वहां पे गया नहीं, इसलिए रामकृपाल जी जो हिंदू है उसी को आप मान ले बीजेपी, तो ये थोड़ा सा हम लोग के साथ थोड़ा नाइंसाफी रहेगी। हमारा कोई संगठन नहीं गया। जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उन लोगों ने इस पूरे के पूरे मसले पे ना ही उनको पाकिस्तानी कहा, ना पाकिस्तान जाने की बात कही। हाँ, ये जरूर कहा कि आज आमिर खान साहब ने कहीं कुछ कहा है, उनकी निजी राय हो सकती है, मगर हम जरूर जानना चाहेंगे ऐसा ये इस तरह का उनको क्यों डर लग रहा है या उनकी धर्मपत्नी को अभी लग लेकिन रहा है। आपने एक तरह से आशय तो जाहिर कर दिया ना सिद्धार्थ जी कि आज एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा बन रहे हैं आमिर खान। आपने अभी कहा ना, एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा शायद आमिर खान बन रहे हैं। आपने सवाल खड़े कर दिए उनके ऊपर, मैंने कहा उनकी मंशा के ऊपर। चल रहा था, उसमें लोगों ने, कांग्रेस ने किया। आज दो दिन बाद संसद चलने वाला है, कांग्रेस नहीं चाहती कि संसद चले, उनके इसके अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व ना हो। मैंने शब्दों का
ठीक तरह से चयन करके बोला है। इसलिए अजय जी मेरे पे ऊपर सीधी उंगली एक्यूजेशन मत करिएगा। मैं मानता हूं सिद्धार्थ जी, आप बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ हैं। शब्दों के चयन में आपका स्थानीय वाकई बहुत कम है भारतीय जनता पार्टी में। मैं बिल्कुल आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन जो आप कह रहे हैं उसकी स्पष्टता हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना अंसार रजा साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मौलाना साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आमिर खान अगर अपनी बातों को सामने रखते हैं तो क्या आज वो देश के उस मानसिकता को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं जो वाकई में अंडरबेली में है, लेकिन लोग उसे समझ नहीं पा रहे हैं? अजय जी, साहब ने क्या कहा है या जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे उन्होंने क्या कहा है, अलबत्ता मैं एक बात कह सकता हूँ कि ये वही आमिर खान है 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर सफाई अभियान शुरू कर रहे थे। क्या ये वही आमिर खान है? आज आमिर खान की बीवी को डर लग रहा है मुल्क में, तो मैं समझता हूँ कि आमिर खान को पहले ये वाजे कर देना चाहिए कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जहाँ ये अमन के साथ रहना चाहते हैं। भारत जैसे मुल्क को जिसको अमन पसंद मुल्क कहा जाता है, इतनी बड़ी बात उनकी बीवी ने कह दी, उसकी तारीफ आमिर खान पर बड़े डंके की चोट तक कर रहे हैं। ये वही आमिर खान भारत के गीत गाते हैं, जिस भारत ने इनको सुपरस्टार बनाया है। इनकी उनकी बीवी जी। राजा साहब, आपकी आवाज जरा कम आ रही है, हम आपसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। इस बीच मुकेश जी, तो क्या आप भी ये मानते हैं कि आमिर खान ने बहुत सोच समझकर ये बात कही होगी? क्या आपको लगता है कि दरअसल आमिर खान जो करते हैं, जो आमतौर पे कहा जाता है आमिर खान एक मेथड एक्टर हैं, तो क्या ये भी एक मेथड एक्टिंग का हिस्सा है? सर, ये कहीं ना कहीं चूक गए हैं अपनी बात पर। कहीं ना कहीं ये आप इतने मेथड एक्टर हैं, लेकिन आपने इसका सीरियसनेस नहीं पकड़ा आपने। मैं रामकृपाल सिंह जी की बात को बढ़ाना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं आमिर खान की बात से असहमत हूं, परंतु मैं जिस तरह से बीजेपी वाले उनके खिलाफ बोल रहे हैं, मैं उसके खिलाफ हूं। और अगर आप उनसे असहमत हैं तो आप ये क्यों नहीं मानते कि जो बात गलत होती है उसके रिएक्शंस भी गलत होते हैं? ये आमिर खान जी अगर इतने बड़े मेथड एक्टर हैं तो उनको समझना चाहिए कि मेरी बीवी का बयान सिर्फ मेरे तक रहना चाहिए। मैं अगर पार्टी में जाके बात करता हूं तो आप अनजाने में कांग्रेस के साथ जुड़ जाते हैं, आप अनजाने में अपोजिशन पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं। आप भले पॉलिटिकल नहीं हैं, लेकिन आपको अपना फर्ज, अपनी देशभक्ति याद रखनी चाहिए कि आपने हिंदुस्तान में रहकर इतना बड़ा नाम कमाया है। आप ऐसा इररिस्पॉन्सिबल शेरगिल साहब मत दीजिए। शेरगिल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बताएं साहब। माहौल कोई खराब नहीं। मैं मुकेश, कोई खराब नहीं है माहौल। मुकेश जी की बात का उत्तर देना, मैं मुकेश जी की बात का उत्तर देना चाहते हैं। जब कहते हैं आप गलत बात करते हैं तो गलत रिएक्शन होता है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सुलझी पार्टी समझती है। जब संगीत सोम, महेश शर्मा और असम गवर्नर, जब वो सब हमें हरे और भरवे में बांटा जाता है हर रोज, वो गलत बात नहीं है? तो उस पर इतना रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करती? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जब भी कोई चिंता जाहिर करता है उसको एक राजनीतिक पेंट ब्रश से लेके जाए। वो नारायण मूर्तियों में आपको एग्जाम्पल दूं, कृष्णा सोपती, यूपीए सरकार के दौरान उन्होंने अवार्ड लेने से मना कर दिया, आज उन्होंने अवार्ड। वरयाम संधू, अजमेर औलख, ये सब लोग कांग्रेस की इन्होंने कभी ना कभी निंदा की है, आज भी वो चिंता जाहिर कर रहे हैं, उनको भी लेकर के ये सब राजनीति हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब है, संदेश वाहक को गोली मारने की आदत छोड़िए और संदेश सुनिए। आप एक सहनशील सरकार बनिए, हो सकता है उनकी बात में कोई वजन हो। चलिए, उठते ही सुबेड़ते 1 मिनट में अटैक शुरू। ऐसा रवैया क्यों? मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। नहीं, पर मैं बस मैं बोलना चाहता हूं कि उनकी 1 मिनट में आप सबों से क्षमा चाहूंगा। तो क्यों सुने? मैं आप सबों के बीच में आना चाहूंगा। बस एक कैलाश विजयवर्गीय की टिप्पणी हम सुनाना चाहेंगे। सिद्धार्थ जी, आप जरा इसको सुनिएगा। आपने अभी कहा कि हमारी शायद रिसर्च में कुछ कमी है, तो मैं आपको जरा उनकी ये कथनी जो उन्होंने आमिर खान के परिप्रेक्ष्य में कही है अभी आपको सुनाता हूं, और फिर जानना चाहूंगा कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकता में विश्वास रखते हैं, अनेकता में एकता की बात करते हैं, वहां इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं? देखिए कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं। बयान के पीछे किस तरह की सोच कायम है, किस तरह का सोच दरअसल है जो इस बयान के पीछे आपको दिखाई दे रहा है? मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से एक ताकतवर दुनिया के अंदर नेता की तरह उभर रहे हैं, भारत को एक शक्तिशाली भारत बना रहे हैं,
वो लोग जिनके नेतृत्व में भारत बहुत कमजोर हुआ था, वो शायद इसको सहन नहीं कर पा रहे, और उनकी आवाज में कुछ कलाकार भी आवाज मिला रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उनको बचना चाहिए इस प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी। शाहरुख खान के बयान पर आपने कहा था कि उन्हें पाकिस्तान चला जाना चाहिए। आमिर खान कह रहे हैं कि उनकी पत्नी कह रही हैं कि दरअसल भारत छोड़कर कोई और देश जो है वो हमें ढूंढ लेना चाहिए। तो आप क्या उनको फिर पाकिस्तान का सुझाव देंगे या कहीं और का? नहीं, मेरा तो ऐसा मानना है, मुझे ऐसा लग भी रहा है कि सरकार ने जिस तरीके से काले धन को लेकर बहुत शक्ति की है, तो वो लोग जिनका काला धन इधर उधर इन्वेस्ट है, वो बहाना ढूंढ रहे हैं इस देश को छोड़ने का, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सिद्धार्थ जी, अब तो आप मानेंगे ना कि हमारे रिसर्च में कहीं कोई गलती नहीं है, मैंने कोई गलत अपरिप्रेक्षित बात नहीं की है। उन्होंने कहा चलिए, आमिर खान, खैर यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ के ऊपर पूछा जी, बिल्कुल सवाल आमिर खान के ऊपर था और उसके जवाब में काला धन की बात कही गई है। और क्या चाहते हैं सिद्धार्थ जी? उन्होंने ये नहीं, उन्होंने आपका प्रश्न था कि पाकिस्तान के ऊपर वो पाकिस्तान भेजना है। आप ये चाहते हैं कि उनको कहना चाहिए था कि आमिर खान का काला धन बाहर छिपा है। उन्होंने कहा, उन्होंने उस पर जवाब नहीं दिया, उन्होंने जवाब कहीं नहीं दिया कि उनको पाकिस्तान भेजना चाहिए, उन्होंने उस पर टिप्पणी नहीं करी। उसके बाद उन्होंने एक दूसरा अपने ट्वीट के हिसाब से, सिद्धार्थ जी आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं और शायद आम जनता भी जानती है कि कहने का मतलब क्या होता है। उन्होंने कोई आमिर खान पे नहीं बोला। चलिए मान लीजिए, अब मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, मैं अपनी बहस को कंक्लूजन तक लाना चाहूंगा। इस बहस को कंक्लूजन पे लाना चाहता हूँ। जी सिद्धार्थ जी, मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ जी, मैं ये शब्द इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान से अनेक आर्टिस्ट इस देश में आ रहे हैं और खूब नाम कमा रहे हैं और शोहरत के साथ पैसा भी कमा रहे हैं। वो इसलिए इंडिया में आते हैं क्योंकि इंडिया इनक्रेडिबल इंडिया है, इंडिया इंटॉलरेंट नहीं है। और एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होता है उसको थोड़ा सा सोचना चाहिए। एक व्यक्ति का, मैं जो उनका बेटा है जो दादरी में जिनकी डेथ हुई थी, उनके बेटे ने जो एयरफोर्स में उन्होंने कहा था एक फंक्शन पे चैनल पे कहा था, जो कुछ भी हो जाए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। सिद्धार्थ जी मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे आपको बीच में रुकना पड़ रहा है, उसको इसमें कोई शक नहीं है। मैं यहाँ सिंगापुर से ये मैं कह सकता हूं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सिद्धार्थ जी इस स्लोगन से हर हिंदुस्तानी का सर फक्र से ऊंचा हो जाता है। इससे पहले कि शो को हम खत्म करें, रामकृपाल जी एक आखिरी टिप्पणी आपकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अनेकता में एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी असहनशीलता का ये डिबेट खत्म नहीं हो रहा है। अजय जी, क्या वजह है आपको लगता है? मैं उसी बात पर आ रहा था कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हर जगह गांधी का नाम लेते हैं, गांधी जी को गोली लगने के बाद हेराम निकला था उनके मुंह से। जो मुखिया है, मुखिया का व्यवहार घर के सदस्य की तरह नहीं हो सकता। मोदी जी बेचारे बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन मैं सिद्धार्थ जी को बहुत अच्छा मानता हूं, बहुत अच्छी बातें करते हैं वो, नो डाउट, बड़े डिसिप्लिन ढंग से। केवल एक बात कह रहा हूं कि आप कांग्रेस के बने बनाए जाल में फंसते जा रहे हैं। जब भी आप ओवर रिएक्ट करते हैं तब तक ये अवधारणा बनती जाती है कि वाकई देश में कुछ खराब माहौल है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि अगर कुछ चीजें ऐसी होती जिन पे ओवर रिएक्ट न किया जाए, और मैं जानता हूं कि बीजेपी का संगठन नहीं होगा, लेकिन आपको भी ये कल अखबारों में आएगा कि एक कोई हिंदू संगठन जुड़ा हुआ, नतीजा क्या होगा कि अपोजिशन को एक और मौका मिलेगा, ये सब बीजेपी करवा रही है। तो मेरा सिर्फ इतना ही था कि जरूरी नहीं है कि हर चीज पर रिएक्ट ही किया जाए, शालीनता से रिएक्ट भी। रामकृपाल जी मैं क्षमा चाहूंगा जी, बिल्कुल मैं आप सबों का बहुत धन्यवाद देता हूं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बार बार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देश में ऐसा माहौल नहीं है। मोदी जी बार बार इस पर जोर दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बहस थमने का नाम नहीं ले रही। हम रुक रहे हैं यहाँ बस कुछ क्षणों के लिए, वापस आ रहे हैं और बात करेंगे सिंगापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से और न सिर्फ अप्रवासी भारतीय बल्कि सिंगापुर में रहने वाले हर व्यक्ति का दिल जीता, बताएंगे आपको। लगातार देखते रहिए क्वेश्चन आवर। सिंगापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुपर शो मेडिसन स्क्वायर से शुरू होते हुए वेम्बले स्टेडियम और वहां से सिंगापुर का एक्सपो ग्राउंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के तमाम निवासियों और अप्रवासी भारतीयों का दिल मोह लिया। 20,000 से ज्यादा अप्रवासी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनने के लिए मौजूद थे और चारों तरफ बस मोदी 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 की गूंज थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की तमाम नीतियों के साथ साथ भारत का एक सपना अप्रवासी भारतीयों के सामने रखा और ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि जिस तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रवासी भारतीयों के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं, जिस तर्ज पर वो लोगों के दिलों में उतर जाते हैं, वाकई में काबिले तारीफ है। ये कहना वाजिब बनता है क्योंकि मोदी जी जिस तरीके से लोगों से अपने संबंधों को स्थापित करते हैं अपनी वाणी से, वो लोगों को बहुत प्रभावित करती है। जैसे ही सिंगापुर के एक्सपो सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ हजारों तालियों की गड़गड़ाहट से। सिंगापुर में मोदी का ये सुपर शो हाउसफुल था। घंटों से इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार उस वक्त पूरा हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी मंच पर आए और मंच पर आते ही सुनाई दी प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार। पीएम मोदी का भाषण शुरू हुआ सिंगापुर को शुक्रिया के साथ। मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं। आज पूरे विश्व में भारत की जो छवि बनी है, पूरा विश्व भारत की तरफ एक विश्वास के भाव से देख रहा है। उसका कारण मोदी नहीं है, उसका कारण विदेशों में बसे हुए आप मेरे भारतीय भाई बहन हैं। सिंगापुर को शुक्रिया के साथ ही साथ मोदी ने अपने अंदाज में सिंगापुर में रहने वाले भारतीयों को भी संबोधित किया। मोदी ने इन भारतीयों के जज्बे को हिंदुस्तान की पहचान करार दिया। दीपावली का पर्व अभी अभी गया, लेकिन मुझे बताया गया कि लिटिल इंडिया ने इस बार दीपावली की रोशनी एक हफ्ते तक उसको एक्सटेंड कर दिया। मैं इसके लिए सभी सिंगापुरियंस का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सिंगापुर समेत पूरी दुनिया में रहने वाले भारतीयों को मोदी ने भारत की शान और पहचान करार दिया और कहा कि ये हिंदुस्तानी ही हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की गरिमा को बढ़ाया है। हिंदुस्तानी भी जहां गया उसने वहां के जीवन के साथ अपने आचरण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा उस समाज में वैसे घुल मिल गया कि हर किसी को वो अपना लगने लगा। दुनिया के कई देशों से पता चलता है कि अगर अड़ोस पड़ोस में कोई इंडियन आता है तो खुशी महसूस करते हैं। उनको लगता है अच्छा भाई कोई इंडियन हमारे पड़ोस में है। प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण में एक और अहम पहलू का जिक्र किया। ये जिक्र था लोकप्रियता हासिल करने के लिए हथकंडे अपनाने वालों का। पीएम मोदी ने साफ कहा कि प्रसिद्धि पाने वालों को सिद्धि हासिल नहीं होती। अगर सपने हैं और सपनों के लिए समर्पण है तो सिद्धि आपके चरण चूमने के लिए तैयार रहती है। प्रसिद्धि और सिद्धि में बहुत बड़ा फर्क होता है। कुछ भी करने के बाद प्रसिद्धि तो मिल जाती है, लेकिन सिद्धि के लिए तो सिर्फ तपस्या यही एक मार्ग होता है।
प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों का जादू एक बार फिर चला और इस बार मोदी के जादू का गवाह बना सिंगापुर। अजय कुमार, सिंगापुर, न्यूज नेशन। हम किसी से सर झुकाकर नहीं मिलेंगे, हम किसी को आंख दिखाकर नहीं जिएंगे, हम दुनिया के साथ आंख मिलाकर जिएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में इन शब्दों को अप्रवासी भारतीयों के सामने सिंगापुर में कहा, वाकई में तालियों की गूंज हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई, साथ ही साथ उन तमाम स्कीम्स का जिक्र भी किया जिसके जरिए वो हिंदुस्तान की शक्ल बदलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रवासी भारतीयों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान तरक्की के रास्ते पर है और जो सपना अप्रवासी भारतीय हिंदुस्तान के बारे में लगातार देख रहे हैं, उन्हें साकार करने की दिशा में मोदी सरकार ठोस और कारगर कदम उठा रही है। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने और क्या महत्वपूर्ण बातें अप्रवासी भारतीयों को सिंगापुर में कही। ये देश नई ऊंचाइयों पर जाकर के रहेगा। ये देश, स्वामी विवेकानंद जी ने जो सपना देखा था कि मैं मेरी भारत माता को विश्व गुरु के रूप में देख रहा हूं, मैं विश्वास से कहता हूं कि अब हिंदुस्तान विवेकानंद जी के सपनों को साकार करने के लिए सज्ज हो चुका है। न हम आंख झुकाकर के बात करेंगे, और न ही हम आंख दिखाकर के बात करेंगे। हम दुनिया से आंख मिलाकर बात करेंगे। एक समय ऐसा था कि डिफेंस में कुछ भी खरीदारी करनी है तो हर बार करप्शन के आरोप लग जाते थे। इसलिए या तो निर्णय नहीं होता था या निर्णय होता था तो कहीं कहीं से कोई बू आती थी। 18 महीने हो गए, हमने एक के बाद एक निर्णय किए, ट्रांसपेरेंसी के साथ निर्णय किए, और अब तक कोई हमारे पर उंगली नहीं उठा पा रहा है। देश की रक्षा के लिए आवश्यक है। मैंने एक बार एक छोटी सी बात कही देशवासियों के सामने। मैंने कहा कि आप जो घर में गैस का चूल्हा जलाते हैं, वो जो गैस का सिलेंडर आता है उसमें करीब 500 रुपया सरकार सब्सिडी के रूप में देती है। आप ऐसे परिवार के हो कि जिसमें 500 रुपया तो चाय पान में खर्च कर देते हो, आप ये सब्सिडी क्यों लेते हो? क्या आप ये सब्सिडी छोड़ नहीं सकते क्या? इतना सा मैंने कहा था, और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं मेरे देश के 40 लाख लोग परिवारों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी। बगल की कुर्सी न छोड़ने का जो मन रहता था वो आज सब्सिडी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सिंगापुर वही धरती है जहां आईएनए यानी कि आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी और फिर बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को प्रेरित किया कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए कैसे ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईएनए मार्कर, जो कि मेमोरियल स्थान बनाया गया है आईएनए के तमाम सैनिकों के लिए, वहां पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उन तमाम सैनिकों के परिवार वालों से मिले जो आजाद हिंद फौज में अपनी जान लगाकर लड़ रहे थे। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम लोगों को यह भरोसा दिया कि हिंदुस्तान आज भी नेताजी के दिखाए रास्ते पर चलने के लिए पुरजोर तरीके से तैयार है। सिंगापुर, वो धरती जहां से आजाद हिंद फौज ने आजादी की हुंकार भरी थी, आजादी के उन दीवानों के शौर्य का जिन्होंने विदेशी धरती पर एक परचम तले दिल्ली तक पहुंचने का दम भरा
और इस आजाद हिंद फौज की कमान थी उस बहादुर के हाथ में जिसने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने की कसम खाई थी, यानी सुभाष चंद्र बोस। सिंगापुर की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर में आईएनए मेमोरियल गए। मोदी के स्वागत के लिए बच्चे आईएनए मेमोरियल पर खड़े थे। हाथों में तिरंगा थामे जैसे ही इन मासूमों को प्रधानमंत्री मोदी की पहली झलक मिली तो इन्होंने झंडे लहराकर मोदी का स्वागत किया। बच्चों से मिलते हुए पीएम मोदी आगे बढ़े और उन्होंने आईएनए मेमोरियल पर पुष्प अर्पित किए। आजादी के संघर्ष के इस गौरवशाली स्मारक को प्रधानमंत्री मोदी ने नमन किया। आईएनए मेमोरियल पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज से जुड़ी कुछ जानकारियां भी लिखी गई हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने पढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी का ये उद्देश्य की आजादी के संघर्ष के इतिहास को याद करना उन लोगों के दिलों को छू गया जिन्होंने इस जंग में नेताजी का साथ दिया था। नरेंद्र मोदी जी को देख के मुझे लग रहा है कि नेताजी वाला समय फिर आएगा। बस इतना ही। आपके ये भाव बहुत कुछ कह जाते हैं। अगर आज आप ये महसूस कर रही हैं कि नेताजी का समय फिर आएगा और आप जिस तरीके से भाव विभोर हो रही हैं, ये बताता है कि आप आज हिंदुस्तान में बहुत यकीन रख पा रही हैं। जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ढूंढ के सही काम कर रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन और ऑपोजिशन वाले तो हर जगह होते हैं। विद्या राय से जब जब आजाद हिंद फौज और नेताजी का जिक्र किया जाता है तो उनकी आंखों में वो तस्वीर जिंदा हो जाती है, जब विदेशी धरती पर भारत माँ के सपूतों ने अपने देश के लिए मर मिटने की कसम खाई थी और उस प्रण को आगे लेकर चले थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। छोटे बच्चे आप देख रहे हैं जी। उस जमाने में मैं इतनी छोटी थी, फंक्शन वगैरह हमको याद है और जापानीज भी मैं जानती थी। सुभाष जी वो नाज हिंद आ गए था, नाज जिसको हिंद पर वो नाज हिंद आ गए। सुभाष जी वो नाज हिंद आ गए था, नाज जिसको हिंद पर वो नाज हिंद आ गए। प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं वो उस देश में हिंदुस्तान के प्रतीकों और हिंदुस्तान से जुड़ी यादों से जुड़ना नहीं भूलते। फ्रांस में भी पीएम मोदी पहले और दूसरे विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के वॉर मेमोरियल पर गए थे। सिंगापुर से अजय कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। आज दुनिया सिंगापुर का लोहा मानती है। दुनिया ये मानती है कि सिंगापुर दरअसल एशिया की आर्थिक केंद्र के तौर पर उभर चुका है और ऐसे में हिंदुस्तान और सिंगापुर के संबंधों को और आगे बढ़ाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ठोस कोशिशें की हैं। उसमें से सबसे बड़ा ये है कि सामरिक स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान और सिंगापुर को एक साथ किया है। दोनों देशों ने तय किया है कि रक्षा मसौदों पर हस्ताक्षर करने के अलावा साझा अभ्यास भी करते दिखाई देंगे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर सरकार से ये आग्रह भी किया कि हिंदुस्तान में निवेश बढ़ाने में मदद करें और तमाम सीईओ की बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की एक ऐसी तस्वीर पेश की जिसके बाद शायद ही कोई ऐसा निवेशक हो सकता है जो हिंदुस्तान में पैसा लगाने से जरा भी हिचकिचाए। सिंगापुर में मोदी ली सीन सुंग के साथ मिले तो दो पुराने दोस्तों की दोस्ती पर नया रंग चढ़ गया। भारत और सिंगापुर के बीच कुछ ऐसे अहम समझौते हुए जो रक्षा से लेकर विज्ञान और कला के क्षेत्र में सहयोग शामिल है। भारत और सिंगापुर के बीच सबसे अहम समझौता हुआ डिफेंस सेक्टर में। भारत और सिंगापुर के संयुक्त घोषणा पत्र में तय किया गया कि दोनों देश अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में तब्दील करेंगे। इस संधि के तहत दोनों देशों के बीच रक्षा मंत्री स्तर पर बातचीत, दोनों देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास, रक्षा उद्योग के बीच सहयोग और रक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए सहयोग शामिल है। The issue of defense came up for discussions. Here the relationship that we have with Singapore in terms of training, in terms of our exchanges with all three services becomes important. There have been exchanges between
defense companies in the past, and Make in India came up for discussion, so therefore joint production was discussed. रक्षा क्षेत्र के साथ ही साथ भारत और सिंगापुर के बीच दूसरा बड़ा करार हुआ है साइबर सिक्योरिटी को लेकर। साइबर सिक्योरिटी पूरी दुनिया के लिए एक अहम क्षेत्र बन चुका है। सिंगापुर और भारत अब मिलकर साइबर सिक्योरिटी पर काम करेंगे। साइबर सुरक्षा से जुड़ी सूचनाओं के आदान प्रदान और इसके तहत दोनों देशों के कंप्यूटर आपात कार्रवाई दल के बीच सहयोग की बात हुई है। इसके तहत भविष्य में व्यापक आधार वाली बातचीत, साइबर हमले में बारे में सूचनाओं के आदान प्रदान, स्मार्ट तकनीकों पर रिसर्च में सहयोग और साइबर सुरक्षा नीतियां बनाना शामिल हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सिंगापुर कॉर्पोरेशन एंटरप्राइज के बीच भी एक समझौता हुआ है, जिसके तहत दोनों संगठन विमान सेवाओं और हवाई अड्डों के प्रबंधन के क्षेत्र में पारस्परिक सहमति के आधार पर सहयोग बढ़ाएंगे। इसकी शुरुआत जयपुर और अहमदाबाद हवाई अड्डों से होगी। सिंगापुर और भारत का रिश्ता सालों पुराना है। सिंगापुर के विकास में भारतीयों का बड़ा योगदान रहा है और अब प्रधानमंत्री मोदी के आगे बढ़ते कदम इन रिश्तों को एक नए दौर की तरफ ले जा रहे हैं। अजय कुमार, न्यूज नेशन, सिंगापुर। हम रुक रहे हैं बस कुछ ही क्षणों के लिए, वापस आएंगे और आपको दिखाएंगे सुपर क्वेश्चन आवर, उन खबरों के साथ जिसके पीछे का सच जानना आपके लिए है जरूरी।